हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस स्टडी गुरु। सो आज हम बात कर रहे हैं जून 2026 की स्ट्रैटेजी की। जी हाँ, स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही थी काफ़ी दिनों से कि यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स जून 2026 का स्ट्रैटेजी, इसका प्लान अभी से बता दीजिए। अभी से तैयारी करने लगेंगे, जितनी जल्दी तैयारी उतने चांसेस सक्सेस के भी बढ़ जाते हैं। तो आज यही चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं हूँ आपकी सिमरन मैम, इकोनॉमिक्स की एजुकेटर, और ये है मंगल शर्मा सर, पेपर 1 की एजुकेटर। ठीक है, सो स्टेप बाय स्टेप आपको स्ट्रैटेजीज बताएंगे, चीजें बताएंगे, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए, यही चीजें काम आती हैं, इन्हीं चीजों का रोल होगा आपकी सक्सेस में। ठीक है जी। सो सबसे पहले यहाँ पे जी हाँ, ये देखिए हमारा ये इकोनॉमिक्स एंड पेपर 1 का जून 2026 का बैच है। इसमें देखिए आपको A to Z चीज़ें मिलती हैं। A to Z मीन्स टू से कि आपको कुछ और कहीं से एज इट इज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप वीडियो लेक्चर्स देखेंगे, नोट्स फॉलो करेंगे और अपने टेस्ट वगैरह लगाएंगे, सभी चीज़ें करेंगे जो भी आपको इसमें गाइड करी गई हैं, है ना। तो आपके बिल्कुल पूरा सिलेबस कवरेज के साथ साथ एग्जाम रेलिवेंसी के अकॉर्डिंग चीज़ें, सब चीज़ें इसमें कवर हो जाएंगी। आप किसी और सोर्स पे नहीं रिलाई करेंगे, तब भी आपकी प्रॉपर 100% तैयारी अच्छी होगी और एग्जाम में स्कोर बूस्ट हो गई होगा। ठीक है जी, ये लॉन्च हो चुका है, क्लासेस इसकी अबाउट 20 जनवरी के हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अभी डिस्कस करते हैं प्लान। तो सबसे पहले ना मैं यहाँ पे पॉइंट्स लिख देती हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे है वो है आपके कंसेप्ट्स क्लियर करने। तो आप बताइए, कंसेप्ट्स क्लियर करने ज्यादा जरूरी है यहाँ पे, पर कुछ लर्नर्स को ऐसा मिसकंसेप्शन रहता है कि हम एमसीक्यू लगा लें या कुछ बने बनाए नोट्स पढ़ लें, है ना, 2-3 पेजेस के 1 यूनिट के, तो एग्जाम क्लियर हो जाएगा शायद। क्या ऐसा होता है एग्जाम क्लियर? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एग्जाम में क्वेश्चन एज इट इज बन के आएंगे। जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो फिर आपको क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा फिरा के कितना भी पूछ लो, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप वहां पे क्वेश्चन को सही करके आ सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना पहले ज्यादा जरूरी है, फिर बाद में प्रैक्टिस जरूरी है कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और उस चीज के लिए हम एमसीक्यू या मॉक टेस्ट लगाते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी होनी चाहिए। देखिए, कंसेप्ट्स क्लियर करने में भी ये चीज़ है कि आप कंसेप्ट्स क्लियर करने के लिए या तो कोई टेक्स्ट बुक्स पढ़िए, जैसे जो इकोनॉमिक्स की अलग अलग यूनिट्स की टेक्स्ट बुक्स आती हैं, HL आहूजा की या अपनी थिरवाल की ग्रोथ की हो गई, या इकोनोमेट्रिक्स की गुजराती की, इस तरह की टेक्स्ट बुक्स पढ़िए। ठीक है, अगर नहीं इतना टाइम है आपके पास तो सीधा कोर्स ज्वाइन करिए और वीडियो लेक्चर्स देखिए, क्योंकि वीडियो लेक्चर्स में आपको टेक्स्ट बुक से ही पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये 2 तरीके हैं। ऐसा कहीं भी अगर आपको कोई बोल रहा है ना कि भाई ये कुछ नोट्स हैं इंपॉर्टेंट चीज़ों के, इसको पढ़कर एग्जाम क्लियर नहीं होंगे, आपको थॉरली चीज़ें डिटेल में पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है जी। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, और कोई पॉइंट जी? इसके बाद हम ये देख सकते हैं कि हमें चीज़ों को लॉन्ग टर्म तक कैसे याद रखना है। देखिए, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, जैसे कोई बुक है, कुछ उसके ऑथर का नाम है, या कॉन्सेप्ट कोई दिया हुआ है, वो किस ईयर में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें जो आपको बार बार पढ़नी पड़ती है। तो इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताना चाहूँगा, 1, 1, 2, 7 और 21। ये फॉर्मूला है कि आपको इस तरीके से यहाँ पे पढ़ना चाहिए। जो भी बार बार पढ़ने वाली चीजें हैं, जो रटने वाली चीजें हैं, उनको आप जिस दिन टीचर आपको पढ़ा रहा है उस दिन आप पढ़िए, उस दिन आप पढ़िए। ठीक है, उसके बाद फिर अगले दिन आप उसको पढ़ें, उसके 7वें दिन पढ़ें, और फिर 21वें दिन आपको पढ़ना है। इस फॉर्मूले से अगर आप पढ़ेंगे तो ये चीज आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी का पार्ट बन जाएगी। और जब एग्जाम में आप देखोगे कोई क्वेश्चन आएगा, तो क्वेश्चन ऑप्शंस के साथ आता है, तो उसमें 4 ऑप्शन जब आपको दिए हुए होंगे साथ में, तो उन 4 ऑप्शंस में से क्या सही ऑप्शन है, या आपको क्लिक कर जाएगा और आप उसका आंसर दे पाएंगे। ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रेटजी है। ओके, बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है, जरूर आप इम्प्लीमेंट करिए एग्जाम में ये। इसके बाद जो अगली इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमको बेसिकली ये पता चलता है कि एग्जामिनर एग्जाम में पूछना क्या चाहता है, मतलब क्या पूछ रहा है, वो ट्रेंड क्या चल रहा है। अब एक स्टूडेंट है जिसने ग्रोथ डेवलपमेंट की थ्योरीज पढ़ी हैं, पूरी डिटेल में पढ़ ली, मतलब इतना ज़्यादा पढ़ लिया, उसके बावजूद भी एग्जाम में उसके क्वेश्चंस ठीक नहीं हो रहे, तो उसमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है ताकि क्वेश्चंस ठीक हो जाए एग्जाम में। अब जैसे थ्योरीज की हमको मेनली एजम्पशंस पढ़नी होती हैं, उनका सेंट्रल आइडिया क्या है, थ्योरीज में कहने
क्या चीज़ है जो समझने वाली है, इकोनॉमिस्ट क्या कह रहा है, ये चीज़ें पढ़नी होती हैं। अब वो थ्योरीज की अगर आप डायग्रामेटिकली चीज़ें करने लग जाते हो, काफ़ी ज़्यादा डिटेल में चले जाते हो, जिसका आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए कोई मतलब ही नहीं है इतना करने का, तो वो इतना सारा बच्चा करके जा रहा है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको ये पता चलता है कि एग्जाम में पूछा क्या जा रहा है और उसके अकॉर्डिंगली आपको वो चीज़ करनी है। इंडियन इकोनॉमी के भी अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे ना, तो उससे आपको ये समझ आएगी कि हर बार किस तरह का डाटा पूछा जाता है। कुछ गवर्नमेंट रिपोर्ट्स हैं जिससे हर बार डाटा रिपीट होता है, इकोनॉमिक सर्वे बजट से डाटा रिपीट होता है। तो ये चीज़ें हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही समझ में आती है कि एग्जाम में पूछा क्या जा रहा है और हमको भी उसी अकॉर्डिंगली तैयारी करनी है। आपका जो इकोनॉमिक्स का मैं बैच तैयार करती हूँ उसमें आपका सिलेबस प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस जो रहता है कि क्या प्रिडिक्टेबल चीज़ें हैं कि ये चीज़ पूछी जा सकती है, उसके अकॉर्डिंगली एक्सपीरियंस से वो चीज़ एक डिज़ाइन करी जाती है कि ये चीज़ें आपको पढ़ानी है। और सिर्फ सिलेबस ही नहीं, एग्जाम रेलिवेंसी के अकॉर्डिंगली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड अपने एक्सपीरियंस से जो प्रिडिक्टेबल चीज़ें होती हैं कि ये चीज़ें आ सकती हैं, वो आपके कोर्स कवरेज में ऐड करके आपको पढ़ाया जाता है। अगर आप सेल्फ स्टडी से कर रहे हैं तो ये चीज़ें अपनी प्रिपरेशन में ऐड करिए, ठीक है। सिर्फ सिलेबस कवर करने से थोड़ा आपका एग्जाम क्लियर करने के चांसेस कम हो जाते हैं, बिकॉज सिलेबस से बाहर भी चीज़ें पूछी जाती हैं, सिलेबस से रिलेटेड चीज़ें, कंसेप्ट से रिलेटेड चीज़ें, टॉपिक्स के आगे सब टॉपिक्स, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो ऐसी रहती हैं। मतलब अगर मैं कोर्स कवरेज पूरा डिटेल में टॉपिक बाय टॉपिक लिखने लग जाऊँ तो 5-6 पेजेस सिर्फ उसी के भर जाएंगे। मीन्स टू से आपका सिलेबस सिर्फ 1 पेज का होता है, ठीक है। सो ये चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है समझनी आपके लिए कि सिर्फ सिलेबस नहीं हमको करना, ट्रेंड एनालिसिस भी फॉलो करना है। अगली चीज़ यहाँ पे आपको पॉइंट बताना चाहेंगे। अगली चीज जो PYQs के बाद रहती है वो रहती है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट करना भी इंपॉर्टेंट है। अब PYQs जो है आप मैं प्रिफर करता हूँ, मैं रिकमेंड करता हूँ कि यूनिट वाइज करें। और जब मॉक टेस्ट हम करते हैं तो मॉक टेस्ट में सारी यूनिट्स के क्वेश्चन हम एक साथ देख लेते हैं। तो मॉक टेस्ट का फायदा क्या है, अलग से फिर मॉक टेस्ट क्यों करें? देखो, मॉक टेस्ट का फायदा ये है कि ये आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाता है। टाइम मैनेजमेंट आपका कैसा रहना चाहिए, जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहता है कि जब आप अलग अलग यूनिट्स के क्वेश्चन साथ में लगाते हो तब आपको ये समझ में आता है कि भाई एग्जाम में, जैसे फॉर एग्जांपल DI का क्वेश्चन कई बार हम देखते हैं कि डिफिकल्ट आ जाता है तो ज्यादा टाइम लेता है। तो जब आपने मॉक टेस्ट किया हुआ होगा तो आपको पता रहेगा कि भाई DI का क्वेश्चन मुझे लास्ट में करना है, क्योंकि अगर पेपर शुरू करते ही 20 मिनट शुरुआत के 5 क्वेश्चन ले जाएंगे तो मेरे ऊपर स्ट्रेस आएगा कि मुझे लगेगा कि भाई अभी तो 20 मिनट निकल गए, 30 मिनट निकल गए, अभी सिर्फ 5 क्वेश्चन हुए। तो इस तरह की चीजें जो टाइम मैनेजमेंट, आपकी एंजाइटी को, स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है, ये सभी चीजें आप मॉक टेस्ट से सीख सकते हैं। तो मॉक टेस्ट करना PYQs के बाद वाली स्टेप है और इसे कोशिश करना है कि सब यूनिट्स कवर होने के बाद एग्जाम से पहले हम इसे लगाएं। एग्जाम से 1-2 महीने पहले आप मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे लर्नर्स ये वाली गलती भी करते हैं, वो है आपकी कंसिस्टेंसी में कमी। अब ये कंसिस्टेंसी में कमी पता कब आती है? आपने पहले दिन तैयारी करनी शुरू करी, कोई आपको बोल रहा है कि नहीं होगा या जॉब के साथ नहीं क्लियर होगा, है ना, ये इतना डिफिकल्ट एग्जाम आता है, कैसे क्लियर कर लोगे तुम। ऐसी चीज़ें सुनकर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, पढ़ाई की तरफ ध्यान कम हो जाता है, या और अपने जो प्लान बीज हैं या दूसरे प्लान्स हैं उन पर काम करना शुरू कर देते हैं। इससे आपका इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए डेडिकेशन कम होने लग जाता है, इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए आपकी कंसिस्टेंसी कम होने लग जाती है, जो कि डायरेक्ट इम्पैक्ट डालती है आपकी एग्जाम में स्कोर पर। तो यहाँ पर आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है। देखिए, ज़्यादा मोटिवेशन होना, मोटिवेशन वाली वीडियो एक दिन आपने देख ली, अब एक दिन उस वीडियो को देखा, बहुत मोटिवेटेड हो गई, 6 घंटे आपने पढ़ाई कर ली, 8 घंटे कर ली, पर अगले दिन वो मोटिवेशन खत्म हो जाएगी, फिर नीचे आ जाओगे। बेटर है कि एकदम वो बूस्ट वाली मोटिवेशन से आप चाहे कम पढ़ लें, दिन के 2 घंटे पढ़ लें, पर कंसिस्टेंसी से पढ़े, रोज पढ़े, ठीक है। तो क्योंकि जो एकदम वाली मोटिवेशन होती है वो थोड़े टाइम के लिए आती है, चली जाती है, रेदर देन उसके कि आप चाहे 2 घंटे पढ़ो पर एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करके चलो कि अगर 6 महीने में एग्जाम को मुझे देने हैं तो रोज पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ना है, एग्जाम तक सेम वही मोटिवेशन आप में होनी चाहिए जो पहले दिन थी, तो वो कम नहीं होनी चाहिए। तो वो आपका ग्राफ ऐसे ऐसे नहीं बनना चाहिए, ऐसे रहेगा तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है जी। तो इस चीज का ख्याल रखना, और जो डिटर्मिनेशन रहती है, लगन रहती है ना, उसका अपना ही रोल होता है। कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करना है, कुछ भी जिंदगी में करना है, डिटर्मिनेशन और कंसिस्टेंसी
ये कीवर्ड्स है मेरे, इससे बिना वो आप चीज़ अचीव नहीं कर सकते। जितनी देर आपके अंदर लगन नहीं है, कोई भी कुछ भी बोली जा रहा है, जितना मर्जी मोटिवेशन वाली वीडियो सुन लो, आपके अंदर की डिटर्मिनेशन, लगन और कंसिस्टेंसी सारा काम यही करती है। ठीक है जी। इसके अलावा कोई और पॉइंट हो हमारे पास? जी हाँ बिल्कुल, एक पॉइंट और है मेरे पास जो मैं बताना चाहूँगा कि शॉर्ट नोट्स बनाना। अब शॉर्ट नोट्स क्यों बनाए जाते हैं, कहाँ पे बनाए जाते हैं, वो समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, शॉर्ट नोट्स बनाए जाते हैं कि जैसे कई ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स हैं और उसमें थ्योरी बहुत ज़्यादा होती है। मतलब पेपर 1 के लिए ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं कि अगर आप उसको बुक से पढ़ना शुरू कर दो तो उसको समझना, याद रखना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो उन पर्टिकुलर चीज़ों के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ शॉर्ट नोट्स बनाना। तो मैं जब से पढ़ा रहा हूँ मेरे साथ ये होता है कि जब शुरुआत की यूनिट करते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड या रिसर्च एप्टीट्यूड वाली यूनिट हम शुरू करते हैं, तो शुरुआत में क्या होता है, बच्चे बोलते हैं कि सर इतना इतना पढ़ने से काम चल जाएगा क्या। और जब तक लास्ट में आते हैं, मतलब आईसीटी पीडी वहां तक पहुंचते हैं, तब तक स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर इतना सारा याद रखना पड़ेगा क्या। तो क्योंकि कुछ यूनिट्स हैं जिनमें शॉर्ट नोट्स हम बना सकते हैं, तो हमें उस चीज़ को यूज़ ज़रूर करना चाहिए। और कुछ ऐसी यूनिट्स हैं जैसे आईसीटी है, आईसीटी में डेफिनेशंस बहुत सारी हैं हमें याद करने की। अब डेफिनेशंस का कोई शॉर्टकट नहीं है, मतलब डेफिनेशंस है आपको पढ़नी है, टर्मिनोलॉजीज हैं आपको वो पता होनी चाहिए, बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हैं सारी पता होनी चाहिए। तो जहां आपको मौका लगे कि इस चीज़ को हम शॉर्ट नोट्स से छोटे में कवर कर सकते हैं, तो वो चीज़ आपको ज़रूर कवर करनी चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, ये शॉर्ट नोट्स वाले पॉइंट में ना मैं एक चीज़ और ऐड करूंगी, इसको मैं बोलती हूँ अपनी लैंग्वेज में भूलने वाली चीज़ें, भूलने वाले नोट्स, है ना। कि आपने अब यहाँ से कंसेप्ट से समझ लिए, कंसेप्ट जब आप पढ़ते हो, जब आप पूरा इतना डिटेल में चीज़ें पढ़ते हो, तो ऐसी चीज़ें जो आपको लगती हैं ये तो नहीं दिमाग में रहेंगी, ये हमको भूल जाएंगी, उनके आप नोट्स बना लीजिए। नोट्स ऐसे बनाने हैं कि एकदम क्रिस्प नोट्स हों, शॉर्ट नोट्स हों। कई स्टूडेंट्स नोट्स बनाते बनाते पूरा मतलब सारी चीज़ें जो पढ़ी हुई हैं, सभी सारी बुक से पढ़ रहे हैं, सारा कुछ ही लिख लेते हैं नोट्स में, है ना। हमको सिर्फ उसमें ऐसी चीज़ें लिखनी है जो आपको पता है कि ये नहीं ज़्यादा देर दिमाग में रहेंगी, भूल जाएंगी। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसके बिना देखिए आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाइए, उससे बेटर कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, जो आपके हैंड रिटन नोट्स हैं आप उसको अपनी लैंग्वेज में लिखोगे, अपनी भाषा में लिखोगे, रेदर देन कि आपको, देखिए हम तो आपको क्लास नोट्स प्रोवाइड करते हैं हर लेक्चर के बाद, पर मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि आप लेक्चर सुनकर अपने नोट्स बनाइए। अपने नोट्स बनाने का ये आपको फायदा रहेगा कि आप उसको अपनी लैंग्वेज में लिख रहे हैं, अपनी लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में आप उसको आसानी से समझ पा रहे हैं। आप जब उन नोट्स को रिवीजन के लिए पढ़ेंगे ना, तो आप बहुत जल्दी उससे चीज़ें रिवाइज कर जाएंगे, बिकॉज आपने ही अपने हाथों से लिखी हुई हैं। और बचपन में होता था ना कि क्लास में जब हमको हमारी मैम कोई चीज़ याद करवाती थी तो बोलती थी कॉपी पर इसको 10 बार लिखो, इसको 5 बार लिखो, इसको इतनी बार लिखो। उसका लॉजिक ये होता था कि लिखने से चीज़ याद हो जाती थी दिमाग में। अब यहाँ पर भी जब आप कंसेप्ट समझकर नोट्स बनाओगे, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको शायद ऐसे भूल जानी थी, एग्जाम में याद नहीं रहनी थी, वो आपके दिमाग में बैठ जाएंगी कहीं ना कहीं। लिखने से वो चीज़ आपके दिमाग में भी साथ में स्टोर हो जाएगी। तो अपने नोट्स अपने हाथों से बनाने यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, स्पेशली भूलने वाले कंसेप्ट, भूलने वाली चीज़ें उनके। इसके अलावा हम और कोई टिप दे सकते हैं स्टूडेंट्स को? तो यही थी बेसिकली, हमने बेसिकली सभी चीज़ें यहाँ पे कवर कर ली हैं। इसके अलावा मैं आपको दोबारा एक बार बता देती हूँ कि जो हमारा ये बैच है ना जून 2026 वाला, इसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस पेपर 1 पेपर 2 इकोनॉमिक्स की मिलेंगी। भाई इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों तरह के हम क्लास नोट्स प्रोवाइड करते हैं। क्लास नोट्स यानी कि जो आपको क्लास में पढ़ाया जाता है वो वाले नोट्स, ठीक है। इसके अलावा आपको व्हाट्सएप डाउट सॉल्विंग की फैसिलिटी मिलती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस उसकी वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, और क्विजेज वगैरह इसमें ऐड हो जाएंगी। तो ये इसके मेन फीचर्स हैं। इसकी लाइव क्लासेस शुरू होंगी, वो बिजली और लाइव ज्वाइन करनी है, अदरवाइज रिकॉर्डेड देखिए मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से एक चीज़ बताती हूँ। हमारी सक्सेस स्टोरीज में 90% स्टूडेंट्स जो है ना वो हमेशा बोलते हैं कि हम रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखते थे। मीन्स टू से रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखने के कुछ एक दो फायदे होते हैं। हम लाइव में कोर्स पूरा करवाते हैं, पर रिकॉर्डेड क्लासेस देखने के थोड़े फायदे ये रहते हैं, हम वीडियो को आगे पीछे अपनी मर्जी से कर सकते हैं, उसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, और सबसे जो चीज़ रहती है कि अपने टाइम के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी ज़रूर देख सकते हो, ऐसा कोई नहीं होता कि लाइव में आके ही ज़रूरी आपने देखना है। अगर आप लाइव लगा सकते हो ठीक है, अदरवाइज यू कैन वॉच रिकॉर्डेड लेक्चर्स आल्सो। ठीक है जी। सो कैसा लगा आपको ये सेशन, कितनी हेल्प मिली इससे, कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कर दीजिएगा। आप कुछ कहना चाहेंगे? तो जो स्ट्रेटेजीज हमने बताई है उसको आप फॉलो कीजिए, इससे आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी।
और जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी क्विज प्रोवाइड कर रहे हैं हम, व्हाट्सएप पे डाउट सॉल्विंग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इन सभी चीज़ों को आप यूज़ कीजिए, सारी चीज़ें यूज़ कीजिए, आपको इससे डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। रिकॉर्डेड देखते हैं तो व्हाट्सएप पे जो हमारा डाउट सॉल्विंग का प्लेटफॉर्म है वो काफ़ी यूज़फुल है और काफ़ी स्टूडेंट्स को इससे हेल्प मिलती है। और प्रोसेस इतना इजी है कि किसी पोर्टल पे जाके आपको चीज़ें अपलोड नहीं करनी है, कोई डाउट जाके नहीं पूछना है। सिंपली आप फोटो क्लिक करके, जैसे किसी आप फ्रेंड से पूछते हैं, उसी तरीके से आप अपने एजुकेटर से पूछ सकते हैं। साथ में एक चीज़ और जो मैंने नोट करी है, जो स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ते हैं बाद में बताते हैं कि एग्ज़ाम के बाद वो ये बताते हैं कि डाउट सॉल्विंग के लिए गूगल करना या चैट जीपीटी करना, उससे बेटर आंसर हमारे एजुकेटर्स आपको देते हैं। रीज़न इज कि चैट जीपीटी तो अपने साथ एक चीज़ मेंशन कर देता है कि एआई कैन मेक मिस्टेक्स, तो वो चीज़ तो पहले ही अपने आप को डिफेंड कर लेता है कि भाई मैं तो गलती कर सकता हूँ। दूसरी चीज़, गूगल के पास बहुत सारी चीज़ें हैं। अब आपको जो पर्टिकुलरली पूछना है, जिस अप्रोच से आपको एजुकेटर ने कोई क्वेश्चन करना सिखाया है, अगर आप डाउट पूछोगे तो एजुकेटर आपको उसी अप्रोच के अकॉर्डिंग बताएगा कि इसका सॉल्यूशन इस तरीके से करना चाहिए। तो गूगल और चैट जीपीटी से ज़्यादा अच्छा है कि आप अपने एजुकेटर से क्वेश्चन पूछें। तो ये फैसिलिटी क्योंकि हम प्रोवाइड भी कर रहे हैं, इसके लिए कोई एडिशनल कोई चीज़ नहीं है। जो आप कोर्स लेते हैं उसी में ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है, तो इसका बेनिफिट आपको ज़रूर लेना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे ये जो चैट जीपीटी वाली बात है ना, इसमें बेसिकली क्या रहता है, जितनी मर्जी एआई आ जाए ना, पर वो टेक्स्ट बुक्स को, रिसर्च को रिप्लेस नहीं कर सकती, है ना। अब हम लोग, मैं जो आपको पढ़ाती हूँ या आपके जो डाउट क्लियर होते हैं वो टेक्स्ट बुक्स से बेसिकली किए जाते हैं। जितनी मर्जी एडवांसमेंट आ जाए, और मैं सच में आपको ये बात बता रही हूँ, मतलब लोग पीएचडी के लिए एआई को यूज़ करते हैं, पर इतना रिलायबल वो नहीं है। मैंने इस पर एक वीडियो बनाई थी कि चैट जीपीटी को हम किस हद तक यूज़ कर सकते हैं अपनी स्टडी के लिए, अपनी रिसर्च के लिए। वो आप वीडियो ज़रूर देखना, उससे मैंने ये सब चीज़ें क्लियर करी हुई हैं। तो वो चीज़ मिस्टेक्स करती है ऑब्वियसली, और वो कभी भी टेक्स्ट बुक्स को या रिसर्च की गई चीज़ों को रिप्लेस नहीं कर सकती। तो वैसे भी जो इकोनॉमिक्स है ना, उसको समझने के लिए तो थोड़ा अगर हम गूगल पर या चैट जीपीटी पर कम रिलाई करें तो ही बेटर रहता है। जो फैक्ट्स होते हैं वो तो चलो हमको गूगल करने हैं, जो डाटा होता है चलो हम गूगल कर सकते हैं, गवर्नमेंट वेबसाइट से देख सकते हैं, पर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए टेक्स्ट बुक्स ज़रूरी होती हैं। टेक्स्ट बुक्स आप खुद पढ़िए, नहीं पढ़नी, कम टाइम है तो सीधा कोर्स ज्वाइन करिए, टेक्स्ट बुक्स से ही आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है जी, बेस्ट ऑफ लक आप सबको अपने एग्जाम के लिए। थैंक यू।